हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टीके सर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पूरा सीरियल एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो उस क्रम में जो हमारा दूसरा वीडियो है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब में आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फिनेटिव, जिसमें हम एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, जहां हम देखेंगे कि हिंदी में इसकी पहचान कैसे होती है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कुछ सेंटेंसेज यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने लिखा है कि एज और सब्जेक्ट, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे करना है, इन्फिनेटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे करना है, और इन्फिनेटिव का प्रयोग एक एडवर्ब के रूप में कैसे करना है। साथ ही साथ मैंने दो सेंटेंस ऐसे लिखा है जिसमें आपको एरर पता लगाना है, यानी गलती पता लगाना है, जो बिल्कुल कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछता है तथा 12th के एग्जाम में भी पूछता है। और ये दोनों जो क्वेश्चन है ये पहले जो है कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर इन सभी चीजों को आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। इन्फिनेटिव, आज के नॉन फाइनाइट वर्ब का हमारा चैप्टर क्या है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी इन्फिनेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जो वर्ब होता है उसके पहले आपको टू लगाना होता है। लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि बेयर इन्फिनेटिव भी यूज होता है। बेयर इन्फिनेटिव का क्या मतलब है? यानी ऐसा इन्फिनेटिव जिससे पहले आपको टू नहीं लगाना है। बेयर मीन्स होता है नंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव विदाउट टू, ठीक है। आइए देखते हैं इसका पहचान क्या होता है। तो हिंदी में इसका जो पहचान होता है, तो कोई वर्ब होगा, अगर वर्ब के बाद में लिखा हुआ है ना ने नी, क्या लिखा फ्रेंड्स? ना ने नी अथवा के लिए। यानी अगर कहीं लिखा है कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, या फिर कहीं लिखा है कि मैंने खेलने के लिए एक बल्ला खरीदा, तो खेलने के लिए इस तरह से आएगा तो भी इन्फिनेटिव है, और मुझे खेलना पसंद है इस तरह से आएगा तो भी एक इन्फिनेटिव ही है। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हिंदी पहचान क्या होगा? ना ने नी अथवा के लिए। और इसको बनाते कैसे हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर। फ्रेंड्स, जो पहला सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है उसमें मैंने लिखा हुआ है कि गलती करना मानव स्वभाव है। क्या है फ्रेंड्स? गलती करना मानव स्वभाव है। तो यहाँ पर जो वर्ब पहला इस्तेमाल किया गया है गलती करना, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ना ने नी आया है ना, यहाँ पर क्या है? ना ने नी में से एक आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है मानव स्वभाव है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा इन्फिनेटिव है वो कैसे काम कर रहा है? एज सब्जेक्ट। यहाँ पर वही सब्जेक्ट है जिसके बारे में आगे बात हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट का वीडियो मैंने बना रखा है पहले ही देयर वाले यूज में, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गलती करना। तो गलती करने के लिए क्या यूज करेंगे? ना नहीं आया है, तो ना नहीं आया है तो उससे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि टू इर, ओके। इज मतलब है मानव स्वभाव का, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर। तो यहां पर देखो जो टू लिखा हुआ है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ पर जो ये टू लिखा हुआ है और उसके बाद जो आपने वर्ब लिखा हुआ है, यह एक इन्फिनिटिव है, और यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, नहीं मैं बता दे रहा हूँ कि ये देखो इंग्लिश में एकदम से रामबाण है कि वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हमने ह्यूमन लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हमने ये लिखा हुआ है वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये तो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो वर्ब है एज ए नाउन काम कर रहा है। तो एक चीज और आप यहाँ से सीखते चलेंगे कि जो इन्फिनिटिव होता है वो बहुत सारे जगहों पर एज ए नाउन भी परफॉर्म करता है, ओके। अब यहाँ पर मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि एज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने लिखा है कि उसे खेलना पसंद है। तो कौन सा? देखो दो वर्ब है इसमें, एक है पसंद है, तो ये हमारा मेन वर्ब है, और दूसरा है हमारा खेलना। तो इसके अंत में आया है ना ने नी। और अभी आपने क्या पढ़ा कि जिस वर्ब के अंत में ना ने नी आएगा वो हमारा क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा, और उस वर्ब से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। फ्रेंड देखो, हिंदी से पढ़ने में ना यही समस्या है। हिंदी से पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, हिंदी से हम चीजों को सीखते हैं, लेकिन एकदम से हिंदी पर भरोसा कर लेने से चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ उसे खेलना पसंद है,
और ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही पढ़ते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको बोलते हैं, जिसके अंत में ता ते ती के साथ है हूं हो आता है। तो इसमें तो कहीं ता ते ती के साथ है हूं हो नहीं आया, लेकिन ये बनेगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। तो हिंदी से पढ़ते रहना चाहिए, हिंदी से थोड़ा सीखिए, लेकिन उसके बीच की गहराई को भी समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स है, ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम बनाएंगे, सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो लाइक, मेन वर्ब हमारा क्या है, लाइक। चूंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यस या ईएस बढ़ाते हैं। तो हमने लिख दिया ही लाइक्स। ही लाइक्स के बाद हमने क्या लिखा, टू प्ले, टू प्ले, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर पहले से आप मेरा वीडियो देख चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब जो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था कि असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो उसमें मैं बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है या तो जिसके ऊपर काम हो रहा हो या जो एक्शन को रिसीव कर रहा हो। इसको पाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि वर्ब में व्हाट या होम से प्रश्न करिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ही लाइक्स व्हाट, वो पसंद करता है क्या, टू प्ले, खेलना। यानी कि यहाँ पर टू प्ले क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अभी अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये जो इन्फिनिटिव टू प्ले है, क्या काम कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर भी ये एक नाउन है। अब तीसरे वाक्य में आइए। तीसरे वाक्य में लिखा है कि वह यहाँ पढ़ने आया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है एडवर्ब के रूप में। फ्रेंड्स, अगर आप पहले से जानते हो तो ठीक है, नहीं मैं बता दे रहा हूँ कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वह शब्द होता है जो काम होने का मैनर बताए, जो काम होने का जगह बताए, काम होने का समय बताए, काम होने का रीजन बताए, काम होने का पर्पज बताए, ठीक है। ये मोटे मोटे एडवर्ब के फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह यहाँ आया, तो यहाँ पर जो पढ़ना है ये उसका क्या बता रहा, उद्देश्य, कि वह यहाँ पर क्यों आया, वह यहाँ पर क्यों आया। तो आप कहेंगे वह यहाँ पर पढ़ने आया, तो ये यहाँ पर आने का उसका उद्देश्य है। इस वजह से जो अच्छा नान नहीं लिखा हुआ है, नान नहीं लिखा हुआ है तो इन्फिनिटिव है और इससे पहले टू लगाना है। लेकिन यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर इसका फंक्शन है एक एडवर्ब का। यहाँ पर फंक्शन था सब्जेक्ट का जो नाउन था, यहाँ पर फंक्शन था ऑब्जेक्ट का जो नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर फंक्शन क्या है, एक एडवर्ब का है जो बता रहा है उद्देश्य यहाँ पर आने का। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करते समय हम इसको लिखेंगे कि ही हैज, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ही हैज कम हियर, ही हैज कम हियर। और नॉन एनी यहाँ पर आया है तो उससे पहले हम लगा देंगे टू स्टडी, टू स्टडी। तो यहाँ पर हो गया ही हैज कम हियर टू स्टडी। अब यहाँ पर जो टू स्टडी है ये एक इन्फिनिटिव है, और इस सेंटेंस में न तो यह एक सब्जेक्ट है न तो यह एक ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन नहीं हो सकता है। अगर नाउन नहीं है तो फिर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर यह एक एडवर्ब है। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले दो सेंटेंसेस पर। यहाँ पर लिखा हुआ है द बर्गर इज रेडी टू ईट। अब यहाँ पर हिंदी अगर निकालोगे फ्रेंड्स तो इसका मतलब तो सही लगेगा कि द बर्गर इज रेडी, कि बर्गर रेडी है टू ईट, खाने के लिए। क्योंकि अभी आपने लिखा है कि किसी भी क्रिया के अंत में ना नहीं अथवा के नहीं आए तो इससे पहले टू लगा होना चाहिए, तो यहाँ पर तो टू लगा हुआ है। तो हिंदी से अगर पढ़ के निकालोगे तो ये लगेगा कि सही है, द बर्गर इज रेडी टू ईट, यानी बर्गर खाने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें एक मसला है फ्रेंड्स, अगर पहले से आप जानते हैं ठीक है, नहीं मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो कि जो इन्फिनिटिव हमारा होता है, इन्फिनिटिव का डूअर होता है, इन्फिनिटिव को करने वाला कोई ना कोई होता है। अगर डूअर नहीं है तो फिर उसको जिरेंड में ले जाना पड़ेगा। जब मैं जिरेंड का वीडियो पढ़ा दूंगा तो फिर आपको इन्फिनिटिव और जिरेंड में डिफरेंस समझा दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो इन्फिनिटिव का अपना एक डूअर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा कि आई वांट टू रन, आई वांट टू रन, ये सबसे इजी एग्जांपल होता है समझने के लिए। अब यहाँ पर चाहता कौन है, मैं, और दौड़ेगा कौन, मैं। आई वांट टू रन, यानी मैं यहाँ पर दौड़ना चाहता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर चाहता कौन है, मैं, और दौड़ेगा कौन, मैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं कि आई वांट यू टू रन, आई वांट यू टू रन, तो यहाँ पर देखो चाहता कौन है, मैं, लेकिन दौड़ेगा कौन, आप।
यहाँ पर चाहता कौन है, मैं, और दौड़ेगा कौन, आप। यानी अगर ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव लिखा जाए तो इसका डूअर वही ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्ट ही उसका डूअर होता है। तो यहाँ पर दौड़ने का काम मैं करूंगा और चाहने का काम आप करोगे। अब आओ इस सेंटेंस पे। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि द बर्गर इज रेडी, बर्गर रेडी है टू ईट, खाने के लिए। तो यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट आपने दिया नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो बर्गर है यही खाएगा, ये बर्गर खाएगा कि बर्गर को खाया जाएगा, बर्गर को खाया जाएगा। अगर बर्गर को खाया जाएगा तो फिर तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और फिर तब आपको वॉइस चेंज करके इसको पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, किसी भी इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाना है, मान लीजिए लिखा हुआ है टू ईट, तो आप क्या करें, लिखें टू बी ईटन, टू बी ईटन। यानी जो टू लगा है उसके पहले बी, उसके बाद बी लगा दें, और जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म कर दें, तो उस इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर गलती थी टू ईट, और इसको हम सुधार के क्या लिखेंगे, इसको हम सुधार के लिखेंगे फ्रेंड्स टू बी ईटन, टू बी ईटन। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बर्गर रेडी है खाए जाने के लिए। अब वो खाएगा कौन, वो हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है, इसलिए हमने आगे उसको नहीं लिखा फलाने द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि द बर्गर इज रेडी टू बी ईटेन, कि बर्गर खाए जाने के लिए तैयार है, बर्गर खाने के लिए तैयार नहीं होता है। उसी तरह से फ्रेंड्स मैंने आगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही वॉज सेंट टू जेल, उसको जेल भेज दिया गया, टू किल अ मैन, एक आदमी को मारने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देखो फिर वही बात कि क्रिया के अंत में नान एनी अथवा के लिए आता है तो इससे पहले टू लगता है, तो यहाँ पर टू लगा है तो इसका मतलब हो जाएगा जान से मारने के लिए एक आदमी को। तो गलती कहाँ है, तो फ्रेंड्स इसको समझने के लिए भी आपको एक चीज और समझनी होगी। वो चीज क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो अगर यहाँ पर समझना, सेंटेंस लिखा है कि ही वॉज सेंट टू जेल टू किल अ मैन, तो यहाँ पर जो है उसको जेल भेज दिया गया। तो यहाँ पर अगर उसको जेल भेजा गया तो ये क्या है, उसने एक आदमी को मारा था, तो यह उद्देश्य है कि यह रिजल्ट है, यह उद्देश्य है कि रिजल्ट है। तो आप देखेंगे कि नहीं, यह रिजल्ट है इस घटना का, इस घटना का यह रिजल्ट है, और ये क्या है, रीजन है, ये रीजन है। ठीक है, और यहां पर जो इन्फिनिटिव होता है ये हमेशा पर्पस बताता है, रीजन नहीं बताता है। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि उसने उसे सॉरी यह वह यहाँ पढ़ने आया है, तो पहले आया है उसके बाद पढ़ेगा, पहले आया है उसके बाद पढ़ेगा। यानी जिस समय आप जैसे एक सेंटेंस देखिए, ही बॉट अ बुक, ठीक है, टू रीड, ही बॉट अ बुक टू रीड, तो उसने किताब खरीदा, किताब खरीदने के बाद ना पढ़ेगा, तो ये उद्देश्य है किताब को खरीदने का। ठीक है, अब एक चीज देखो कि पढ़े हो गए आप भी पहले, कि अगर कहीं लिखा हुआ है फॉर किलिंग, फॉर किलिंग, तो इसका मतलब है कि काम हो चुका है। और अगर अच्छा इसका मतलब है मारने के लिए, मारने के लिए, और टू किल माने भी होता है मारने के लिए। अब फ्रेंड्स अगर इन दोनों में हम अंतर समझ जाएं तो फिर हम इसको भी समझ जाएंगे। तो फॉर किलिंग जब लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है कि काम हो चुका है। ठीक है, और अगर टू किल लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि काम नहीं हुआ है। अब देखो जब कोई आपका पोस्ट शेयर कर दे तो वहां पर एक ऑप्शन आता है, जब आप उसको कमेंट बॉक्स में जाते हैं तो वहां एक ऑप्शन आता है थैंक यू फॉर शेयरिंग, यानी वो शेयर तो कर चुका है, वह शेयर कर चुका है, तो इसलिए आप बोले थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस पोस्ट, यानी आपने जो पोस्ट शेयर कर दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद। हिंदी में तो ऐसे ही बोलेंगे कि आप पोस्ट शेयर करने के लिए धन्यवाद, लेकिन चूंकि वहां पर पोस्ट शेयर कर चुका है तो फॉर प्लस शेयरिंग। अगर वो पोस्ट नहीं शेयर किया है, आप चाहते हैं कि वो पोस्ट शेयर करे, तो आप ऐसे बोलेंगे कि मैं चाहता हूं आप मेरा पोस्ट शेयर करें, आई वांट यू टू पोस्ट माय शेयर। ठीक है, तो जब टू किल होगा
और फॉर किलिंग, दोनों का हिंदी होगा मारने के लिए, लेकिन टू किल तब लिखेंगे जब घटना बाद में होगी, और घटना अगर हो चुकी है तो फॉर किलिंग लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखो कि उसको जेल भेज दिया गया, तो जो काम उसने किया दोस्त एक आदमी को मारने का, तो मारने का काम कर चुका है कि अभी करेगा? यकीनन मारने का काम कर चुका है तभी तो उसे जेल हुआ। तो अगर मारने का काम कर चुका है तो टू किल अ मैन नहीं लिख पाएंगे आप, इसके जगह आपको लिखना पड़ेगा फॉर किलिंग अ मैन, फॉर किलिंग अ मैन। ये बहुत स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर इसको समझा दे रहा हूं आपको कि अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है, कहीं पर भी लिखा हुआ है कि मान लो लिखना आपको खेलने के लिए, खेलने के लिए, ऐसे हिंदी में आपने सोचा या हिंदी में कहीं लिखा हुआ है, तो इसका आपको फॉर प्लेइंग भी लिखना, फॉर प्लेइंग भी हो सकता है और टू प्ले भी हो सकता है। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें यह है कि अगर काम हो चुका है तो फॉर प्लेइंग, और अगर काम होने वाला है तो टू प्ले। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक बल्ला खरीदा खेलने के लिए, तो जिस समय मैंने बल्ला खरीदा उसके बाद ना काम होगा, यानी काम होने वाला है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आई बॉट अ बैट टू प्ले, आई बॉट अ बैट टू प्ले। अच्छा, यही सेंटेंस ऐसे आ जाए कि उसे अच्छा खेलने के लिए पुरस्कार दिया गया, तो आप बताओ कि वह अच्छा खेल चुका है कि नहीं खेल चुका है? खेल चुका है तभी तो आपको लिखना पड़ेगा ही वॉज गिवन अ प्राइज फॉर प्लेइंग वेल, ही वॉज गिवन अ प्राइज फॉर प्लेइंग वेल। तो एक बार फिर मैं रिकैप कर देता हूं कि इस वीडियो में हमने पढ़ा नॉन फाइनाइट वर्ब्स का इन्फिनेटिव, जिसका हिंदी में पहचान होता है नॉन एनी अथवा के लिए, और इसे वर्ब से पहले टू लगाकर बनाते हैं। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। इट मीन्स कि यह नाउन का भी काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है एक यहाँ पर लिखा हुआ है एज एन एडवर्ब, कि ये सेंटेंस में एडवर्ब का भी काम कर सकता है, उद्देश्य भी बता सकता है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं लोगों तक अपने ज्ञान को पहुंचाऊं, यानी लोगों तक अपने ज्ञान को पहुंचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ये मेरा और लोगों तक ज्ञान को पहुंचाने के लिए ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद जो दो सेंटेंस हमने आगे लिखा था कि द बर्गर इज रेडी टू ईट, असल में आपको यहाँ पर टू भी इटेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डूअर नहीं है आपके पास, तो पैसिव वॉइस में ले जाना पड़ेगा। हिंदी में ही आप देखो, जब भी कहीं मान लो लिखा है कि अ, इस बाजार में सब्जियां बिकती हैं, इस बाजार में सब्जियां बिकती हैं, तो वहां अगर बेचने वाला नहीं है कि कौन बेचता है या नहीं लिखा हुआ, तो पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा आपको। पैसिव वॉइस के चैप्टर में आपको और क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ही वाज सेंट टू जेल टू किल अ मैन, हिंदी में आप देखेंगे तो बिल्कुल सही लगेगा कि उसको जेल भेज दिया गया एक आदमी को मारने के लिए, लेकिन असल में ये रीजन है, तो रीजन फॉर प्लस वर्ब में आईएनजी होता है। फ्रेंड्स, उसके बाद अब देखो बचा क्या रह गया, बेयर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव एज अ कंप्लीमेंट, वो किसी और वीडियो में। आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ना समझ में आया कोई भी पॉइंट तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।